आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मार्केटिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग एरा के बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग एक सब्जेक्ट पेपर होता है ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, बीकॉम लेवल, बीबीए, एमकॉम, एमबीए लेवल पर। उसमें हम यहाँ पर समझेंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या क्या हैं और कौन कौन से हमारे मार्केटिंग एरा रहे हैं, यानी विपणन अवधारणाएं क्या हैं और विपणन युग कौन कौन से रहे हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे, मार्केटिंग फिलॉसफीज भी कह देते हैं इसको, कि विपणन की क्या क्या अवधारणाएं हैं, कैसे कैसे समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव हुआ है मार्केटिंग में, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। मार्केटिंग आप जानते ही हैं, हर कंपनी को अपना सामान बेचना होता है, अपना उत्पाद बनाते हैं, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है और उसको वो बेचना है। तो मार्केटिंग कंसेप्ट्स के द्वारा ही एक अलग अलग फिलोसफीज हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स हैं कि वो इनके द्वारा इनको एक्सेप्ट करते हुए, अडॉप्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। तो हम यहाँ पर कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहला कंसेप्ट हमारा आता है, देखिए 5 कंसेप्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। एक प्रोडक्शन कंसेप्ट है, यानी जो उत्पादन हम करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट कंसेप्ट है, आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट दिख रहा है, उत्पाद का कंसेप्ट है। सेलिंग का कंसेप्ट, बिक्री का कंसेप्ट है ये। एक मार्केटिंग का कंसेप्ट है और एक है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। ये 5 हमारे कंसेप्ट हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, वही मैंने थ्योरी लिखी है यहाँ पर, कि जो मार्केटिंग कंसेप्ट्स हैं ये जो हमारे बिजनेस हैं इनको मार्गदर्शन देती हैं, कि अप्रोच बताती हैं कि किस किस तरह से हमें अपनी मार्केटिंग करनी है, किस किस तरह से हमें अपना सामान बेचना चाहिए। तो इसलिए ये 5 कंसेप्ट बताए गए हैं: प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग और सोसाइटल, यानी उत्पादन, उत्पाद, बिक्री, विपणन और सामाजिक। ये कंसेप्ट हमें, कंपनियों को इन्फ्लुएंस करती हैं कि कंपनियां अपने उत्पादों को बाजार और अपने ग्राहकों को कैसे देखती हैं, किस नज़रिए से वो देखती हैं, और इसी के हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हैं, अपनी रणनीतियां बनाती हैं कि किस तरह से हमें अपना सामान, अपना जो उत्पाद हमने बनाया है, जो प्रोडक्ट बनाया है, उसे हमें किस तरह से बेचना है। तो पूरा ओवरऑल बिजनेस का लक्ष्य क्या है, वो सब इन कंसेप्ट्स की हेल्प से ही वो उनको शेप देती हैं, बनाती हैं। तो एक एक करके हम इनको कंसेप्ट्स को समझेंगे। पहला है, देखिए, प्रोडक्शन कंसेप्ट, उत्पादन अवधारणा। ये जो धारणा कहती है, ये सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसमें क्या होता था कि पुराने जमाने में कंपनियां सामान बना लेती थी, बहुत सारा अपना प्रोडक्ट बना लिया, और वो मानती थी कि जितना हम सामान बनाएंगे, जितना ज्यादा सामान बनाएंगे और उनको लोगों तक पहुंचाएंगे, तो वो सामान हमारा आराम से बिक जाएगा। यानी कि द प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड्स दैट कंज्यूमर्स विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल। यानी कि जो सामान उन्हें आसानी से मिल जाता है, उसको वो आराम से खरीद सकते हैं। ये कंसेप्ट पहले माना जाता था कि आप बाजार गए, वहां पर देखा कि एक यही सामान बहुत सारा है, तो आप वो उनको खरीद लेंगे, और सस्ता भी होना चाहिए। तो जो मैनेजर्स होते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखने वाले, वो कंसंट्रेट करते हैं किस चीज पर, कि हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है, और उसको वाइड कवरेज देनी है, और ज्यादा से ज्यादा सामान लोगों तक पहुंचाना है। तो ये अवधारणा यह मानती है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को देंगे जो व्यापक रूप से उपलब्ध हों, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, और जिनकी कीमत कम हो। तो उत्पादन उन्मुख संगठनों के प्रबंधक उच्च उत्पादन दक्षता, यानी एफिशिएंसी दिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा सामान बने और व्यापक वितरण कवरेज भी हो सके। तो इस पर वो ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि ये जो कंपनियां हैं, जब प्रोडक्शन, उत्पादन अवधारणा को मानती हैं, पहले ये माना जाता था, ऐसी अवधारणा थी कि हम ज्यादा से ज्यादा सामान बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में भेज दें, तो कस्टमर अपने आप उनको खरीद लेगा, क्योंकि हम उस सामान को ज्यादा से ज्यादा बना रहे हैं, तो हमारी लागत भी उसमें कम आएगी। यहाँ पर क्या क्वालिटी होगी, कैसे कस्टमर्स उसको यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या क्वालिटी होगी, उससे मतलब नहीं था।
ये माना जाता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में भेज देंगे, तो वो सामान हमारा आराम से बिक जाएगा। ऐसी अवधारणा पहले हुआ करती थी। तो ये कंसेप्ट एफिशिएंसी पे, दक्षता पर जोर देता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएँ एफिशिएंटली, बहुत दक्षता के साथ सामान बनाएँ, बड़े पैमाने पर बनाएँ और ऐसे उत्पादों को कस्टमर जो है हमारा वो पसंद करेगा, जो क्योंकि वो आराम से उपलब्ध हो रहा है। पुराने ज़माने में देखिए इतना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी, लोग बहुत दूर आना-जाना पसंद नहीं करते थे कि भई सामान दूर से लाएँगे, तो जो उनके आस-पास जो मिल रहा है सामान, उसको वो आराम से खरीद लेंगे, ऐसा ये अवधारणा मानी जाती है। तो यहाँ पर हम कोई खास विशिष्ट ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनको ये सामान आसानी से उपलब्ध कराएँ कि सुलभ हो जाए, उनके लिए उपलब्ध हो जाए कि वो उसको आराम से खरीद सके, तो वो सामान आराम से बिक जाएगा। तो ये अक्सर उन उद्योगों से जुड़ा होता है जहाँ किसी उत्पाद की मांग अधिक होती है और प्रतिस्पर्धा कम होती है, यानी कंपटीशन तो है नहीं। जब कंपटीशन नहीं है तो जो हम सामान बनाएंगे वो हमारा सामान आराम से बिक जाएगा। तो पुराने जमाने की अवधारणा है जो पहले माना जाता था कि भाई हम जितना ज़्यादा सामान बनाएंगे और लोगों तक पहुंचा देंगे, बाजार में पहुंचा देंगे, तो वो सामान हमारा आराम से बिक जाएगा। और होता भी ऐसा ही था। पहले हम क्वालिटी पर और कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं बनता था। जो सामान बिकता था वो कस्टमर आराम से खरीद लिया करता था। ये पहला कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट। समझ गए होंगे पहला कंसेप्ट। अब हम दूसरे कंसेप्ट की बात आते हैं। अब थोड़ा देखिए चेंज होकर आएगा। ये है उत्पाद अवधारणा, प्रोडक्ट कंसेप्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है। जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, उस पे को महत्व दिया गया है। यहाँ पर ये माना जाता है कि कस्टमर उन उत्पादों को ही पसंद करेंगे जो सबसे अधिक गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन या नवीन सुविधाएं प्राप्त करते हैं। ये थोड़ा बाद का समय आया कि कस्टमर बेवकूफ नहीं है कि आप उसे जो भी सामान देंगे वो खरीद लेगा। कस्टमर केवल वही खरीदेगा जो क्वालिटी में अच्छा होगा और उसमें नए-नए फीचर्स होंगे, नए-नए यूज़ होंगे और जो उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो मैनेजर्स इस अवधारणा वाले जो हैं, जो मैनेजर्स हैं, वो फोकस करते थे किस पर? अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को बनाने में और उसमें सुधार लाने में। जैसे आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, केवल एक मोबाइल फ़ोन होता था। धीरे-धीरे चेंज हुआ, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट आया कि जब प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसमें घड़ी भी आने लगी, भाई टाइम भी देख लेते हैं। फिर धीरे-धीरे उसमें कैमरा भी आने लग गया। होता है ना, देखिए कैमरा भी आता है, हम कैमरा नहीं खरीदते, मोबाइल से ही फ़ोटो खींच लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट में चेंज होते रहे, सुधार होते रहे कि कस्टमर्स को, ग्राहकों को की ज़रूरतों को देखते हुए कि ग्राहक को क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट में, उत्पाद में सुधार होता रहा। तो ये प्रोडक्ट कंसेप्ट माना जाता है। पहला कंसेप्ट था कि हम जो सामान बनाएंगे और बाजार में पहुंचा देंगे वो बिक जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट, उत्पाद अवधारणा में कहा गया कि ग्राहक केवल उन्हीं को खरीदेगा, उन्हीं सामान को खरीदेगा जो उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे और वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो जो मैनेजर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि हम अच्छे प्रोडक्ट बनाएं और उसमें, प्रोडक्ट में समय के साथ साथ उसमें चेंज भी करते रहें, उसमें सुधार भी करते रहें। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है। तो ये अवधारणा, क्या कंसेप्ट समझ में आया हमारे कि ये जो अवधारणा है ये क्वालिटी पर, प्रोडक्ट के जो फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं और नवीनता पर जोर दिया गया। इनोवेशन, इनोवेशन आप समझते हैं कि नई नई नवीन चीजें आती रहे प्रोडक्ट्स में। तो ये जो उपभोक्ता उन्हीं उत्पादों की ओर आकर्षित होंगे जो सबसे अधिक लाभ प्रदान करेंगे। तो कंपनियां ऐसे उत्पाद में विकास, सुधार को प्राथमिकता देती हैं। वो ऐसा उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं जो प्रतिस्पर्धा से अलग हो, कि हमारा कंपटीशन है। भाई देखिए, आप जो सामान बना रहे हैं तो और बिजनेसमैन भी वही सामान बना रहे हैं, लेकिन आप उसमें एक्स्ट्रा क्या चीज लेकर आ रहे हैं? आप ऐसी नई क्या चीज लेकर आ रहे हैं जो जिससे कि आपका ही सामान बिके? तो आपको कंपटीशन फेस करना है। तो कंपटीशन में आपको एक अच्छा उत्पाद बनाना है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, इस पर फोकस किया जाता है। तो ये एक ऐसे ग्राहक आधार को जन्म दे सकता है कि जो समग्र विपणन रणनीति के बजाय उत्पाद की क्षमताओं में अधिक रुचि रखता हो। कि हमें पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी से मतलब नहीं है, कस्टमर केवल उसको ध्यान दे रहा है कि जो प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी हो,
कि प्रोडक्ट की क्षमता कैसी है, प्रोडक्ट का यूज़ कैसा है। तो जो ग्राहक को अच्छा लगेगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, तभी वो प्रोडक्ट बाज़ार में बिकेगा। ये हमारी दूसरी अवधारणा कहती है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है। ठीक है, समझ गया होंगे आप। कोई समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब वहाँ पर दे दूँगा। कोई आपको कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई पॉइंट समझ में ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। फिर समय के साथ-साथ फिर बदलाव हुआ। अब देखिए, विज्ञापन का ज़माना आने लगा। अब ये अवधारणा हमारी कहती है कि यदि उपभोक्ताओं को अकेला छोड़ दिया जाए, तो वे आमतौर पर संगठन के उत्पादों को पर्याप्त मात्रा में नहीं खरीदेंगे। भाई, एक सामान है, नहीं खरीद रहे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर हम प्रचार करें, प्रसार करें, बहुत ही आक्रामक विक्रय रणनीति बनाएं, विज्ञापन करें। आजकल देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज़मेंट करें, विज्ञापन दें। टीवी पर आप देखते हैं एडवर्टाइज़मेंट आता है, अखबार अगर आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़मेंट आते हैं। तो यहाँ पर किस बात पे जोर दिया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करें, मेहनत करें, प्रयास करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उनको बार-बार रिमाइंड कराएं कि हाँ भाई, ये प्रोडक्ट हमारा बिक रहा है। मैचेस आते हैं, क्रिकेट मैच हमारा देश में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्रिकेट मैच, उसमें कितने विज्ञापन आते हैं बीच-बीच में। तो विज्ञापन क्यों आ रहे हैं? तो ये सेलिंग कंसेप्ट का की अवधारणा है, सेलिंग कंसेप्ट है ये कि हम अगर कस्टमर को कुछ नहीं बताएँगे, तो वो आसानी से हमारा सामान नहीं खरीदेंगे। वो तभी खरीदेंगे जब हम उन्हें बार-बार पुश करेंगे। हाँ भाई, देखिए, ये सामान आया है मार्केट में, ये सामान नया आया है, इसमें नई नई चीज़ें इस हैं, ये आपकी ज़रूरत के लिए हैं। तो मतलब हम विज्ञापन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, प्रमोशन एफर्ट्स करेंगे, प्रसार करेंगे, प्रचार करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तभी वो सामान हमारा आसानी से बिकेगा। यहाँ पे यानी कि सेलिंग पे फोकस करा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो हमारे सामान की। तो ये कंसेप्ट एग्रेसिव सेल्स और प्रमोशन की टेक्निक्स को बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के को बताएं, अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताएं, और ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम लीड खोजेंगे, संबंध बनाने और अंत बिक्री को बंद करने पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर हम देखिए, बहुत ज़्यादा कस्टमर का वो नहीं कर रहे हैं कि कस्टमर हमारे पास ज़िंदगी भर हमारे साथ ही रहे, कि कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो कस्टमर बार-बार हमारा सामान खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे। हम केवल क्विक सेल्स पर ध्यान दे रहे हैं, त्वरित बिक्री हो जाए, कि बस हमारा सामान बिक जाए बस किसी तरह से। इसके लिए इसका प्रयास किया जा रहा है। तो जो मैनेजर्स होते हैं, जो मालिक हैं कंपनी के, वो इस बात पे ध्यान देते हैं कि बस विज्ञापन करे जाएँ, या जिस तरह से भी हम लोगों को समझाएँ इस अपने प्रोडक्ट के बारे में, और हमारा प्रोडक्ट आराम से बिक जाए बस। तो बिक्री पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस करा गया है, सेलिंग कांसेप्ट है ये, बिक्री अवधारणा है कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, उसके लिए क्या प्रमोशन टेक्निक्स लगानी है, क्या आक्रामक बिक्री योजना हमें बनानी है, प्रचार कैसे करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारा बिक जाए। तो ये हमारा तीसरा कांसेप्ट है, सेलिंग कांसेप्ट। फिर समय के साथ-साथ फिर बदलाव आया। अब मार्केटिंग कांसेप्ट चल रहा है। मार्केटिंग कांसेप्ट कहता है कि हमें कस्टमर्स की इच्छाओं का भी ध्यान रखना है। जो हमारा टारगेट मार्केट है, टारगेट मार्केट मतलब जो हमारा लक्ष्य बाजार है, कौन लक्ष्य है हमारे, क्या लक्ष्य हमने बनाया है, किन कस्टमर्स को हमें अपना सामान बेचना है, गांव के कस्टमर्स को बेचना है, शहरी कस्टमर्स को सामान बेचना है, या सभी को बेचना है। तो हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का केंद्र अलग अलग होता है। वो उस चीज पर ही केंद्रित होते हैं, उस चीजों को ही ध्यान में रखते हैं कि उनके कस्टमर्स कौन हैं। अब मान लीजिए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कारें हैं, BMW कार है, ऑडी कार है, मर्सिडीज कार है, तो उनके कस्टमर्स अलग हैं। हम एक नॉर्मल आदमी, एक आम आदमी ऐसी कार नहीं खरीद सकता, उसे बहुत ही अमीर लोग खरीदेंगे। तो उनके कंपनी उन अमीर लोगों को ही फोकस करेगी, उनका टारगेट कस्टमर वो अमीर लोग, रिच पर्सन ही होंगे। एक नॉर्मल प्रोडक्ट है, मान लो कोई 2,000 3,000 का मोबाइल फोन आता है, तो उसके कस्टमर्स कौन होंगे? जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें फोन की जरूरत है, तो वो 2-3 हजार का मोबाइल या 1,000 रुपए का मोबाइल खरीद लेंगे। तो वो टारगेट कस्टमर्स उनके अलग हैं।
अमीर लोगों को के लिए बड़े बड़े महंगे प्रोडक्ट्स हैं। तो टारगेट मार्केट्स को ध्यान में यहाँ पे रखा जाता है। तो ये मार्केट कंसेप्ट कहता है, मार्केटिंग कंसेप्ट, कि टू इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इट कंसिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स। जो टारगेट मार्केट हमारा, जो टारगेट कस्टमर है हमारे, जिन कस्टमर्स को हमने फोकस करा है, उनकी जरूरतों को, उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए हमें, कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनको निर्धारित करते हुए और उनको संतुष्ट करते हुए हमें अपना सामान बेचना है और अपने कॉम्पिटिटर्स, जो प्रतिस्पर्धी हैं हमारे, उनकी तुलना में अधिक प्रभावी और कुशलता पूर्वक वांछित संतुष्टि प्रदान करने में हमें ध्यान देना है। देखिए, पिछला कंसेप्ट क्या था? सेलिंग कंसेप्ट। उसमें था कि केवल हमें अपना सामान बेचना है, बहुत ही अग्रेसिव सेलिंग करनी है, बहुत ज्यादा सामान हमें बेचना है, विज्ञापन करना है, जिस तरह से भी हम करें। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फोकस है कि जो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, जो हमारे लक्ष्य बाजार हैं, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छा प्रोडक्ट बनाना है और अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा संतुष्टि अपने ग्राहकों को देनी है, जिससे कि वो हमारे साथ जुड़े रहें। सेलिंग कंसेप्ट जो पिछला कंसेप्ट था, उसमें जुड़ने की बात नहीं थी, बस सामान बिक गया, बात खत्म। कस्टमर दोबारा आ रहा है नहीं आ रहा है हमें मतलब नहीं, हमारा सामान बिकना चाहिए। लेकिन मार्केट कंसेप्ट में कस्टमर्स का को लॉयल्टी भी बनाना है कि कस्टमर बार बार हमारा सामान खरीदे, ग्राहक बार बार हमारा सामान खरीदने आए, ऐसे अच्छा प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो ये कस्टमर्स की जरूरतों को ध्यान में रखता है, उनकी आवश्यकताओं को जो ध्यान में रखता है, उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखता है, उस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं। और ये कस्टमर्स की प्रेफरेंस को तो हम ध्यान में दे रहे हैं, कस्टमर्स की क्या प्राथमिकता है, उस पर रिसर्च हमें करनी है। हमें रिलेशनशिप भी बनाना है, जो मैंने बताया ब्रांड लॉयल्टी की बात हम करते हैं, कि प्रोडक्ट हमारा बार बार बिके, यानी कि वो कस्टमर दोबारा से हमारे पास लौट कर आए, ऐसा प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, ऐसी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें बनाने चाहिए। तो ऐसी ही सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज पर हमें ज़्यादा ध्यान यहाँ पर देना है। इस दृष्टिकोण को ज़्यादा ग्राहक केंद्रित माना जाता है, ये कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर सेंट्रिक माना जाता है, और ये दीर्घकालिक संबंध और ब्रांड निष्ठा बनाने पर केंद्रित है। यानी कि ब्रांड लॉयल्टी होनी चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, कस्टमर को फोकस करना चाहिए, कि जो कस्टमर चाहता है उस पे हमें फोकस करना है, उससे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है, दीर्घकालिक संबंध बनाने हैं। कि ऐसा नहीं है कि एक बार प्रोडक्ट खरीदा और फिर वो चला गया, नहीं। अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, मान लीजिए आप कोलगेट का यूज करते हैं, क्लोजअप यूज करते हैं, पतंजलि का यूज करते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को आप बार बार यूज करें, ऐसा कंपनी चाहती है। अगर कोई कोलगेट की कंपनी है तो वो चाहेगी कि कोलगेट, एक बार ग्राहक जो कोलगेट का टूथपेस्ट लेकर गया है, वो अगली बार जब उसका वो टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो दोबारा से ही वो कोलगेट का लेना आए। ऐसा रिलेशनशिप हमें बनाना है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम जो गांव के जो कस्टमर्स होते हैं, रूरल गांव के जो ग्राहक होते हैं, वो ज्यादा लॉयल होते हैं। और जो शहर के लोग होते हैं, वो अलग अलग विज्ञापन देखते हैं, अलग अलग चीजों पे ध्यान देते हैं, तो वो उतने लॉयल नहीं होते हैं, उतने ब्रांड की तरफ उनकी निष्ठा नहीं होती है। मुझे याद है कि हमारे पुराने जमाने में हमारे दादाजी थे, पापा जी थे, तो एक बार जो चीज आ जाती थी, हर बार वही प्रोडक्ट लेकर आते थे, उसी कंपनी का बार बार आता था। जैसे एक चाय हम पीते हैं, पहले ताजमहल बहुत बिकती थी, ताजमहल है, रेड लेवल है, तो हमें याद है कि ताजमहल चाय, हमने बचपन से देखा है कि घर में ताजमहल चाय आती है। लेकिन अब हम लेने जाते हैं तो बच्चे कहेंगे ये वाली ले आइए, हम कोई और दूसरी ले आएंगे, तो हर बार हम बदल बदल के यूज कर लेते हैं, तो हम यानी कि ब्रांड लॉयल नहीं है उस हिसाब से। तो इसलिए कंपनी फोकस करती हैं कि हम वही प्रोडक्ट, कंपनी का जो प्रोडक्ट एक बार खरीद लिया ग्राहक ने, वो बार बार उसको खरीदने आए, इस बात पर फोकस किया जाता है इस मार्केटिंग कंसेप्ट में। तो यानी कि मार्केटिंग कंसेप्ट में आप देखेंगे इस पीपीटी में कि 5 स्तंभ बताए गए हैं। देर आर 5 पिलर्स। टारगेट मार्केट होना चाहिए, जो मैंने समझाया कि हमें किन कस्टमर्स पर फोकस करना है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कौन कस्टमर्स हमारे हैं। फिर हमें उनकी जरूरतों को समझना है, जरूरतों को ध्यान में रखना है कि उनको किस चीज की जरूरत है, उन्हें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। और तीसरा, हम उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वैसा ही उत्पाद, वैसा ही प्रोडक्ट हम बनाएंगे।
और फिर ग्राहकों को उन उत्पादों को पहुंचाने के लिए हमें एकीकृत मार्केटिंग करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करनी पड़ेगी। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का एक मतलब होता है कि सभी विभाग, सभी डिपार्टमेंट एक ही चीज पर फोकस करेंगे कि हाँ भाई, हमें इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर नहीं, सब इंटीग्रेटेड, सब मिलजुल कर पूरी कंपनी और उसके जितने विभाग हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो सब मिलजुल कर फोकस कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा उत्पाद बनाना है जो कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा कर सके। और कंपनी ये भी चाहती है कि जो वो प्रॉफिट कमाए, जो उसे मुनाफा हो, जो उसे लाभ हो, वो लाभ ग्राहक की संतुष्टि को करते हुए होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि अगर ग्राहक संतुष्ट हो रहा है और कंपनी फायदा कमा रही है तो ये अच्छी बात है। अब हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, सामान भी बेच दिया, लेकिन ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा या हम फिर नुकसान की तरफ चले जाएंगे अगर ग्राहक संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये 5 चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे मार्केट हमें पता होना चाहिए, हमारे ग्राहक कौन से हैं ये पता होना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं हमें पता होनी चाहिए, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही हमें प्रोडक्ट बनाना है, और फिर हमको उनको वो सामान उन कस्टमर्स को पहुंचाना है, और उनको संतुष्ट करते हुए हमें अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट कमाना है। ये मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है। ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा 5वां, सोसाइटल कंसेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। सोसाइटी को ध्यान में, सामाजिक विपणन अवधारणा है, यहाँ पर समाज को ध्यान में रखा गया है। तो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड्स, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट्स and to deliver the desired satisfaction more effectively and efficiently than competitors in a way that preserves or enhances the consumers and the society's well-being। यानी कि हमें ग्राहक को समाज की भलाई के लिए भी काम करना है। आजकल आप देख रहे हैं कि कितना प्रदूषण हो रहा है, हम कितनी गंदगी वेस्टेज करते हैं। तो कंपनी अब क्या कर रही हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाया, उसकी जो पैकेजिंग करेंगी वो इस तरह की करेंगी कि वो उससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। आपने देखा है ना, पॉलीथीन प्लास्टिक होती है, और प्लास्टिक को हम ऐसे ही फेंक देते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है, हमारे समाज के लिए, हमारे जो प्रदूषण होता है उससे बहुत होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो, अब जैसे उनकी पैकेजिंग है तो ऐसी पैकेजिंग होगी जो खत्म हो जाए, मिल जाए, मिट्टी में मिल जाए, या किस तरह की हो जाए कि जिससे वो पर्यावरण को नुकसान ना हो। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं लगते हैं, जिससे कि समाज के या हमारी हेल्थ को नुकसान ना हो, हमारे स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े। तो आजकल ऑर्गेनिक खेती बाड़ी हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर हो रही है। तो कुछ अब कंपनियां समझने लगी हैं कि हमें अपने वातावरण को हमें स्वच्छ रखना है, हमारा जो समाज है, जो लोग हैं, उनको हानिकारक चीजें नहीं देनी हैं, हानिकारक प्रोडक्ट हमें नहीं बनाने हैं, इस बात पर भी फोकस करा जा रहा है। तो ये सामाजिक विपणन अवधारणा जो है, ये मानती है कि जो हमारा संगठन है, जो हमारी कंपनी है, उसका कार्य लक्ष्य बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करना है, इच्छाओं और हितों को निर्धारित करना है, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनकी तुलना में हमें अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से वांछित संतुष्टि प्रदान करना है, कि अपने जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे हमें अच्छा सामान बनाना है, और हम उनसे ज्यादा अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर सकें, जिससे उपभोक्ता का भी भलाई हो और समाज की भलाई को भी संरक्षित किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो समाज की तरफ यहाँ पर फोकस करा गया है कि हम जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, उससे हमारे वातावरण को नुकसान ना हो, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको नुकसान ना हो, समाज में जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसे अच्छे प्रोडक्ट हमें बनाने हैं। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, ये मार्केटिंग कंसेप्ट को ही बढ़ा रहा है, उससे थोड़ा और बड़े लेवल पर हो गया है कि हमें एक सामाजिक प्रभाव डालना है अपने प्रोडक्ट्स के और सर्विसेज के द्वारा। तो यहाँ पर पर्यावरण और सामाजिक निहितार्थों का पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों, कंपनी और पूरे समाज के लिए मूल्य बनाना है, कि हमें समाज के बारे में ध्यान रखना है, कंपनी अच्छी चले, हमारे कस्टमर संतुष्ट रहें, हमारे समाज को उससे कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पर हम सस्टेनेबल की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी अवधारणा, टिकाऊ अवधारणा की बात करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। हम गलत प्रसार प्रचार ना करें।
आपने कई बार देखोगे विज्ञापन में कुछ दिखाया जा रहा है, असली में प्रोडक्ट कुछ अलग होता है, ऐसा ना हो। तो हम जिम्मेदार मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करें, जिम्मेदार विपणन प्रथाओं के महत्व को पहचानना है कि हमें समाज की भलाई के लिए काम करना है। बहुत सी कंपनियां आजकल स्कॉलरशिप भी निकालती हैं बच्चों के लिए। तो ये सब क्या है? एक रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग है कि हमारे समाज को नुकसान ना हो, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी पैकेजिंग करें जिससे कि वातावरण पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें फर्टिलाइजर, केमिकल वगैरह, ये खाद जो होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे केमिकल्स का हम यूज ना करें। तो हमें अच्छी तकनीक यूज करनी है जिससे कि जो प्रोडक्ट कस्टमर यूज करे उसके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव ना पड़े। ये सोसाइटल कंसेप्ट कहा करता है। अब देखिए, हमने 5 कंसेप्ट पढ़ लिए। प्रोडक्शन कंसेप्ट पढ़ा, प्रोडक्ट कंसेप्ट पढ़ा, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। इनका पांचों का हम थोड़ा सा एक अंतर देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, देखिए, पांचों कंसेप्ट लिख रहे हैं। अब हम देखिए फोकस किस पे है। जो पहली लाइन है हमारी, देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट की। प्रोडक्शन कंसेप्ट है ये, देखिए आप पहले कॉलम में किस पे केंद्र है, फोकस है। प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या होता है? मास प्रोडक्शन है, ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना है और उन्हें आसानी से उपलब्ध कराना है तो हमारा सामान आराम से बिक जाएगा। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट था। प्रोडक्ट कंसेप्ट में फोकस क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी विशेषताएं कैसी हैं, उसका प्रदर्शन कैसा है, ये मानते हुए ग्राहक सर्वोत्तम या सबसे नवीन उत्पाद का चयन करेंगे, ये माना जाता है। सेलिंग कंसेप्ट में क्या था? आक्रामक बिक्री करनी है हमें, प्रसार बहुत ज्यादा अच्छा करना है, प्रचार करना है कि ग्राहकों को खरीदने के लिए अनुनय की आवश्यकता है, परसुएट करना है, मोटिवेट करना है कि भाई ये तुम हमारा सामान खरीदो। ये सेलिंग कंसेप्ट था। मार्केट कंसेप्ट में क्या फोकस करना है हमें? कि कस्टमर्स की जरूरतें और इच्छाओं को पूरा करने के ध्यान में रखते हुए सामान बनाना है कि अपने कॉम्पिटिटर जो प्रतिस्पर्धी हैं हमारे, उनसे हमें अच्छा सामान उनको बनाकर देना है, उनकी अच्छी उनको संतुष्ट करना है। और लास्ट में सोसाइटल कंसेप्ट, इसमें ग्राहकों की आवश्यकताएं, सामाजिक कल्याण पे ध्यान देना है, पर्यावरण की जिम्मेदारी भी हमें निभानी है। तो ऐसी रणनीति बनानी है जिसमें नैतिकता हो, एथिक्स हो, सामाजिक जिम्मेदारी यहाँ पर फोकस करना। ये फोकस की बात हुई। उदाहरण की बात करते हैं, देखिए प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या है। मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा किसी मेले में जाते हैं तो एक बच्चों के खिलौने बिक रहे होते हैं। तो एक जैसे खिलौने बहुत सारे होंगे उसके पास। क्रिकेट का बल्ला है प्लास्टिक का, तो बहुत सारे बल्ले रखे होंगे। गेंद रखी होगी, बॉल, बहुत सारी गेंद रखी हुई होंगी। तो अगर प्रोडक्शन कंसेप्ट वाले जो सोचने वाले थे वो ऐसे ही खिलौने बना रहे हैं, मान लीजिए एक उदाहरण ले लिया हमने कि वो सस्ते टॉयज बनाने के 5 रुपए का, 10 रुपए का खिलौना है और वो बहुत बड़ी मात्रा में वो दुकान पे लिए हुए बैठा है। तो वो प्रोडक्शन कंसेप्ट था। प्रोडक्ट कंसेप्ट में जैसे मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पहले केवल हम बात करते थे, फिर उसमें घड़ी भी आने लगी, अब कैमरा भी आने लगा। और आजकल आप देखेंगे जीपीएस वगैरह, इंटरनेट हम यूज कर लेते हैं उसमें, मोबाइल में अपनी ईमेल हम देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट कंसेप्ट है कि उसमें प्रोडक्ट को में नई नई चीजें आती जा रही हैं। सेलिंग कंसेप्ट में आपने देखा होगा, इसका उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लिया है। एक आप टीवी देख रहे हैं कि एक कार का एड मान लो रोज ही आ रहा है, तो आपको लगेगा हाँ भाई चलिए इस कार को भी शोरूम में जाके देखे आते हैं। तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, चलो भाई बहुत इसका विज्ञापन आ रहा है, चलो कार को देखे आए। तो ये सेलिंग कंसेप्ट होता है कि बहुत से ज्यादा हम बिक्री के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो कस्टमर्स को पसंद आए। मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि हमें क्या करना है कि हमें ग्राहकों की इच्छाएं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने कस्टमर से बात करी, उनका सर्वे करा, कस्टमर से बातचीत करते हुए उनकी ज़रूरतों को पूछा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया एक रेस्टोरेंट का। होटल में जाते हैं ना हम खाना खाने, तो कस्टमर जो रेस्टोरेंट है मालिक है, उसने अपने कस्टमर से पूछा कि आप किस तरह का खाना पसंद करेंगे या कौन सी नई चीज़ या डिश नई खाना चाहेंगे आप। तो जब कस्टमर्स ने बताया भी हम ये चीज़ खाना पसंद करेंगे, हम ऐसी चीज़ खाना पर देंगे उसमें ज़्यादा मिर्ची ना हो, ज़्यादा ऑयली ना हो, तेल ज़्यादा ना भरा हुआ, नुकसान देता है सेहत के लिए, नुकसानदायक है तेल ज़्यादा होना। तो
कस्टमर्स के को जानकारी मिली, मतलब कस्टमर जानकारी दे रहे हैं, मालिक को जानकारी मिली कि भाई लोग जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो खाना खाने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा ऑयली ना हो, ज़्यादा मिर्च वाला खाना ना हो, या कोई वो नई डिश चाहते हैं कि भाई ये नई चीज़ यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो रेस्टोरेंट ने क्या करा कि उनकी सबको ध्यान में रखते हुए फिर उसने वैसे ही अपना खाना बनाने लगा, और उसका ज़्यादा सामान बिकने लगेगा, ज़्यादा लोग खाना खाने आएंगे। तो ये मार्केटिंग कंसेप्ट है। सोसाइटल कंसेप्ट का हम उदाहरण लेते हैं जो सामाजिक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि समाज की सामाजिक जिम्मेदारी का को भी हम ध्यान में रख रहे हैं। टिकाऊ पैकेजिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग ऐसी हो जो बाद में हमें पर्यावरण को नुकसान ना दे। स्थानीय समुदायों को सहयोग दे, जो कम्युनिटी सर्विस है। बहुत सी कंपनियां क्या करती हैं कि जो आसपास के एरिया होता है उनमें वहाँ पर वो स्कूल खोल देते हैं, एक छोटा सा अस्पताल खोल देते हैं। तो ये सब सोसाइटल कंसेप्ट है कि सामाजिक जिम्मेदारियां भी कंपनियों को निभानी चाहिए। ये एग्जाम्पल उदाहरण है हमारे जो कंसेप्ट हैं उनकी। और एक कुछ मान्यताएं हैं, अजम्पशंस हैं पांचों कंसेप्ट के बारे में, वो भी हम एक एक करके देख लेते हैं क्या अंतर है। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट पहला वाला है, उसमें क्या मान्यता थी कि भाई हमें कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाए और सस्ते सामान बनाए तो हमारे आराम से बिक जाएंगे। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या था कि हमें प्रोडक्ट को फोकस करना है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, नवीन उत्पादन बनाने हैं, इनोवेशन होना चाहिए, नई नई टेक्निक उस प्रोडक्ट में आनी चाहिए। और तीसरा सेलिंग कंसेप्ट था। इसमें सामान ग्राहकों को खरीदने के लिए राजी करना आवश्यक है, तथा संबंध बनाना या संतुष्टि सुनिश्चित करना कम महत्वपूर्ण था। यहाँ पे ये नहीं था कि कस्टमर हमारे पास जुड़ा ही रहे, ऐसा कोई नहीं। बस हमारा सामान बिक जाए, चाहे नए कस्टमर आए चाहे पुराने आए, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या हुआ कि कस्टमर्स की ज़रूरतों को, इच्छाओं को, उनकी संतुष्टि को सर्वोपरि स्थान दिया गया, और ग्राहक केंद्रित रहा, कस्टमर सेंट्रिक रहा, ग्राहक पर केंद्रित रहा कि ग्राहक अगर संतुष्ट है तो हमें हमारा सामान बिक जाएगा और हमारी कंपनी अच्छी चलेगी, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होगा। सोसाइटल कंसेप्ट में मान्यता थी कि हमें अपने उसी तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उसी तरह की हमें सर्विसेज देनी है जिससे समाज पर बुरा प्रभाव, पर्यावरण पर बुरा प्रभाव ना पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े। ऐसी जिम्मेदारी हमें पूरी करनी है। ये सब कुछ अंतर है जो पांचों कंसेप्ट का मैंने यहाँ पे एक समरी आपको दे दी है। तो आपने देखा हमने पांचों कंसेप्ट समझ लिए हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। इसमें अगर कोई समस्या आपको आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एक टॉपिक हम और समझते हैं, मार्केटिंग इरा, विपणन युग, कि समय के साथ साथ क्या बदलाव आया है। ये इन कंसेप्ट से ही रिलेटेड है, ये उसी तरह की चीजें हैं, लेकिन एक ही युग में हमने कन्वर्ट कर लिया है कि पहले कब क्या होता था, कब कैसा होता था, वो हम चीजें यहाँ पे समझेंगे। तो 4-5 स्लाइड्स हमारी और हैं, वो हम और देख लेते हैं। तो जो मार्केटिंग, जो विपणन अलग अलग युगों में अलग, जैसे पहले प्रोडक्शन था, प्रोडक्ट हुआ, सेलिंग हुई, मार्केटिंग हुआ, इसी तरह से प्रत्येक वो समय के हिसाब से उपभोक्ताओं को सामान पहुंचाने की तरीकों में बदलाव आया। जैसे यहाँ पे 5-6 मैंने आपको युग लिए हैं। सरल व्यापार युग है, उत्पादन युग, बिक्री युग, विपणन युग, संबंध युग और डिजिटल युग। वो जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं उससे ही रिलेटेड है, वही है सब एक तरीके से, लेकिन थोड़ा नाम बदल गया है, मार्केटिंग एरा हो गया है। तो एक एक दो दो बातें नई आ जाएंगी इसमें, वो भी हम समझ लेते हैं। पहला है, देखिए, सिंपल ट्रेडिंग मार्केटिंग, सरल व्यापार विपणन। आपने देखा होगा जब पुराने जमाने में, जब पैसा नहीं होता था, रुपये का चलन नहीं था, तो लोग क्या करते थे, एक बार्टर सिस्टम होता था, विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम मतलब कि जैसे मेरे पास गेहूं है और किसी दूसरे आदमी के पास चावल है, तो मैं क्या करूंगा, पैसे तो होते नहीं कि जो हम खरीद लें, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ गेहूं उसको दे दूंगा और उससे कुछ चावल मैं ले लूंगा। तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, विनिमय प्रणाली। तो पुराने जमाने में मान लो मेरे पास कोई और सामान है, कपड़े हैं, मुझे कुछ और सामान चाहिए, मुझे खाने की चीज चाहिए, तो मैंने कपड़े दूसरे को दे दिया और उससे सामान मैंने ले लिया। तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहा करते थे, कि जो हमारे पास फालतू सामान है वो हमने दूसरे को दे दिया, जो जरूरत की चीज है वो दूसरे से हमने ले ली। तो ये एक जगह पर तो होना ही था। जो हमारे ये व्यापारी वर्ग थे, ये अलग अलग जगह पर ऐसे जाते थे, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में जाते थे, और अपने सामान का आदान प्रदान वहां पर क्या करते थे। जैसे दिल्ली हाट है, गांव में वो लगती हैं, बाजार लगता है,
तो ये पारंपरिक भारतीय बाजार होते हैं, वो इस युग को के सार को दर्शाते हैं, इस सिंपल ट्रेडिंग मार्केटिंग को। पुराने जमाने में हस्त निर्मित शिल्प हैं, मिट्टी के बर्तन होते थे पहले, आप आजकल तो आप देखते होंगे बोन चाइना के स्टील के बर्तन होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन होते थे। वस्त्र होते थे, वो कारीगरों द्वारा बेचे जाते थे, जो अक्सर अपने उत्पादों के सांस्कृतिक महत्व को उजागर करने के लिए कहानी सुनाने का उपयोग भी करते थे। अलग अलग कहानी, अलग अलग बातें बताते थे कि ये सामान खरीद लीजिए, उससे रिलेटेड कोई कहानी बता दी उन्होंने, कि जिससे कि उसका महत्व पता चले कि हाँ भाई ये सामान इस काम आएगा। तो ये बातचीत अतीत के सरल लेकिन प्रभावशाली व्यापार आदान प्रदान को दर्शाती है। तो ये एक सिंपल ट्रेडिंग मार्केटिंग थी, सरल व्यापार विपणन था, कि लोग अलग अलग जगह पे व्यापार करने जाते थे, अपना सामान उन्हें बेच दिया। मिट्टी के बर्तन, कपड़े, कुछ सामान, खाने पीने की चीजें। गांव में मेला लगता था, मेला मतलब एक तरह से साप्ताहिक बाजार लगता है, आजकल भी लगता है। हम तो गांव में पैठ कहा जाता है उसको, तो गांव के हाट्स कह देते हैं। तो गांव के लोग आजकल वही जो साप्ताहिक बाजार होता है वहां से अपने फल सब्जी वगैरह कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। तो एक सिंपल ट्रेडिंग मार्केटिंग है, वहां पे जो सामान उपलब्ध है वो वहां पे वो खरीद लिया जाता था। दूसरा, प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, उत्पादन अभिविन्यास, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन युग आया। ये लगभग 1860 से और लगभग 1920 के बीच की बात है। सन 1920, यानी 1800, सन 1807 से, वर्ष 1860 से और 1920 के आसपास की बात है। यहाँ पर मास प्रोडक्शन करते थे, जो मैंने आपको बताया ना प्रोडक्शन कंसेप्ट, कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ, सस्ता सामान बनाओ, तो वो हमारा आराम से बिक जाएगा। उत्पादन क्षमता अच्छी होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए कि हमारा सामान ज्यादा से ज्यादा हम बना सकें, तो फिर वो सामान हमारा आसानी से बिक जाएगा। और सामान तभी बिकेगा जब उसकी सप्लाई होगी, और जब सप्लाई होगी तो सामान बिक ही रहा है तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। यहाँ पे मार्केटिंग के एफर्ट्स, विज्ञापन और इस तरह की चीजें करने की कोई जरूरत नहीं होती थी, कोई रिसर्च नहीं करनी है आपको। कोई रिसर्च नहीं होती थी कि भाई कस्टमर्स की क्या जरूरत है, क्या उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी आवश्यकता है, ऐसा कुछ नहीं था। केवल हमें अपना सामान बनाना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सामान बनाना है और ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को पहुंचाना है। ये इस बात पे ज्यादा फोकस था, मास प्रोडक्शन होना चाहिए। इस बात पे फोकस था। माल की उपलब्धता के बारे में सूचित करने पर ये ज्यादा केंद्रित था, कि यहाँ पर हाई क्वालिटी की बात नहीं थी। ये मानते थे कि जो सामान है, अगर आप मिल रहा है तो वो, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो आराम से हमारा बिक जाएगा। यहाँ पर ही देखिए एग्जाम्पल हमने टाटा स्टील का लिया है। पुराने जमाने में टाटा स्टील बहुत ज्यादा चलता था, तो टाटा ने फोकस करा कि नेशन, उन्होंने विज्ञापन निकाले, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, स्टील की बहुत जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे ऐसे तरीके लोगों ने अपनाए। तो ये कुशल बड़े पैमाने पर उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया गया, तथा ये विश्वास किया गया कि उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद स्वयं बिक जाएंगे, कि जब अच्छे प्रोडक्ट हैं वो स्वयं बिक जाएंगे। मार्केट में बहुत सामान है तो वो आराम से बिक जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मास प्रोडक्शन है, कि ज्यादा से ज्यादा सामान हमारा रहेगा तो हमारा वो ज्यादा से ज्यादा सामान और अपने आप ही बिक जाएगा। इस बात पे ध्यान दिया गया। तीसरा, सेल्स एरा, जैसे पहले भी हमने पढ़ा, ये 1920 से फिर 1950 के आसपास की बात है। तो ये सेल्स का युग आया, बिक्री का दौर आया। और यहाँ पर बिक्री की तकनीकों को ध्यान में दिया गया, कैसे हम विज्ञापन करें, घर घर जाएं, दरवाजे से दरवाजे पर जमाएं। आपने देखा होगा पुराने जमाने में छोटे छोटे पाउच, छोटे छोटे सैंपल बंटते थे, कि 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के सैंपल हमने बांट दिए, हर घर में बांट दिए। लोग उसे खाएंगे, यूज करेंगे, तो फिर अच्छा लगेगा तो वो हमारा सामान फिर करेंगे। तो मीन्स ज्यादा से ज्यादा बिक्री करने के तरीकों पे जोर दिया गया। आक्रामक बिक्री करी गई, एग्रेसिव मार्केटिंग करी जा रही है, लोगों के घर घर जाके विज्ञापन करके, और जो भी प्रमोशनल टेक्निक्स हो सकती हैं, भावनात्मक अपील की जा रही है। जैसे भी करा जाए कि हम सामान बेच रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है हमारी, लक्स सोप बनाती हैं। आपने विज्ञापन में देखा हो कि पिक्चरों में जो हीरो हीरोइन आते हैं वो साबुन का, इनका या परफ्यूम का ऐड करते हैं, विज्ञापन करते हैं। बॉलीवुड के स्टार्स, हमारे हीरो हीरोइन, तो लोगों के लगता है हाँ जी, बड़े बड़े लोग भाई इसका उत्पादन का विज्ञापन कर दें तो सामान अच्छा होगा तो लोग खरीदेंगे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, केवल हमें बिक्री कैसे बढ़ानी है इस बात पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
बिक्री संचालित कैसे हो, इस दृष्टिकोण को देखा जा रहा है। सामान की क्वालिटी पर इतना फोकस नहीं है, बस बिक्री आक्रामक होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके। कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है, कोई भी टेक्निक यूज करें, घर घर जाएं, विज्ञापन करें, जैसे भी करें, बस हमारा सामान बिकना चाहिए। ये 1920 से 1950 के आसपास की बात है। फिर 1950 के बाद समय बदला, नई नई कंपनी आई, अमूल कंपनी आई, बाकी फिर नए नए बैंक्स आए। फिर 1960 में, 1970-80 में नए नए बैंक्स आए, तो उन्होंने अपनी अपनी टैगलाइन बनाई। विज्ञापन करते थे तो एक लाइन लिखी, नई नई लाइन, कहावतें या कुछ कहावतें आ जाती थी। तो ये 1950 के बाद की बात है, आसपास की बात है, कि फिर कस्टमर सेंट्रिक, ग्राहक केंद्रित रणनीतियां बनने लगी। ऐसी स्ट्रेटेजी बनने लगी जिस पे कस्टमर पे फोकस करा गया। तो मार्केटिंग बिकेम मोर आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग कस्टमर नीड्स, की कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने रिसर्च करी, शोध करा, नए नए प्रोडक्ट्स में नई नई इनोवेशन लेकर आए, नवाचार लेकर आए, और नई बहुत आक्रामक हमने कैंपेनिंग करी कि जिससे लोगों को पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ये अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। उस तरह के विज्ञापन हमने बनाए। जैसे अमूल का, अगर आपने पुराने विज्ञापन अमूल का देखा हो तो उसमें एक टैगलाइन आती थी, अटरली बटरली डिलीशियस। हम जब छोटे थे तो हम देखते थे ये विज्ञापन, अटरली बटरली डिलीशियस, ये लाइन हमें याद भी हो गई थी। तो ये अमूल अपील करता था अपने जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, विज्ञापन में आता था कि भाई ये डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये फ्रेश प्रोडक्ट हैं, पुराना नहीं है, बिल्कुल नया सामान है, और अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका विज्ञापन करा जाता था। तो कस्टमर को फोकस करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। कस्टमर्स की जरूरतों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस तरह के ही उत्पाद बनाए गए, और कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए ही विज्ञापन वो प्रोडक्ट्स में चेंजेस करे गए। फिर अगला रिलेशनशिप एरा आया। ये मार्केटिंग का ही आगे को बढ़ा, 1990 के आसपास की बात है, कि जैसे मैंने बताया कि भाई कस्टमर जुड़ा रहे हमसे, हमारी कंपनी से जुड़ा रहे। एक बार उसने प्रोडक्ट यूज करा और वो प्रोडक्ट उसने यूज कर लिया, खत्म हो गया, तो दोबारा भी फिर हमारी कंपनी से ही वो कंपनी का ही सामान खरीदने आए। तो हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दीर्घकालिक संबंध बनाने हैं अपने कस्टमर से, अपने ग्राहकों से। ये 1990 से ये बात शुरू हुई। भरोसा होना चाहिए कंपनी पर, वफादारी निभाएं, और व्यक्तिगत अनुभव ये अहम होना चाहिए। कंपनियों ने माना कि नए ग्राहक को हासिल करने की तुलना में एक ग्राहक को बनाए रखना ज्यादा किफायती है। कि अगर एक ग्राहक हमने बना लिया और वफादार ग्राहक है तो वो हर बार हमारा ही सामान खरीदेगा। एक नया ग्राहक बनाया, हो सकता है अगली बार चला जाए, लेकिन एक परमानेंट ग्राहक हमारा बन गया तो वो जिंदगी भर हमारा सामान खरीदता रहेगा, बस बशर्ते हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का हो, उसकी जरूरतों को वो पूरा कर सके। जैसे यहाँ पे मैंने आईसीआई बैंक का एग्जाम्पल लिया है। आईसीआई बैंक जैसे भारतीय बैंकों ने इस बदलाव को अपनाया, व्यक्तिगत वित्तीय उत्पाद पेश किए, और ग्राहक सेवा में सुधार किया। आईसीआई की टैगलाइन थी, ख्याल आपका, यानी कि वो कस्टमर्स का ख्याल रख रहे हैं। जैसे अभियान ने ग्राहक सेवा के प्रति ब्रांड की प्रतिबद्धता को उजागर किया, जिससे उनके दर्शकों के साथ गहरे संबंध स्थापित हुए। तो ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि वफादारी को बढ़ावा मिले और व्यापार दोहराया जा सके। कि बार बार वो सामान कस्टमर खरीद के, जैसे मैंने बताया ना कि पुराने जमाने में हमारे दादाजी थे, दादी थी, तो वो सामान, एक जो सामान खरीद लिया, बार बार उस कंपनी का ही सामान खरीदते थे। तो लोग ज्यादा वफादार थे पुराने जमाने में आज के कंपैरिजन में। और गांव के लोग जो होते हैं वो ज्यादा वफादार होते हैं, यानी कि ब्रांड लॉयल होते हैं, वो बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एक बार वो सामान खरीदना शुरू करा, एक दो बार बदलेंगे, लेकिन जो उन्हें पसंद आ गया तो बार बार उसको ही सामान को खरीदते हैं। तो एक रिलेशनशिप बनता है, एक कंपनी के साथ हमारा रिश्ता बन गया कि हम बार बार उस सामान को खरीदें। तो कंपनी भी चाहती है कि कस्टमर से हमारा रिलेशन बना रहे। और आजकल का युग देखेंगे आप, ये सन 2000 के बाद की बात है, डिजिटल मार्केटिंग आ गया। सोशल मीडिया पर आप देखें, आप सबके अकाउंट होंगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टिकटॉक चलता है बहुत सी देशों में, फेसबुक है आपका, स्नैपचैट है,
मतलब इस तरह के बहुत सारे ट्विटर वगैरह हो गए। तो अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, डिजिटल मार्केटिंग की ज़माना आ गया। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐड आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो प्रोडक्ट के विज्ञापन करते हैं। फेसबुक पर कितने एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। अगर आपने कोई एक बार विज्ञापन देख लिया, खोल लिया कंप्यूटर पे, मोबाइल में, तो बार बार उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो अब डिजिटल इरा आ गया है, डिजिटल युग आ गया है। तो यहाँ पे एक नई क्रांति आ चुकी है। अब आप देख सकते हैं, इंटरनेट, सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो कंपनियां इस तरह की टेक्निक यूज कर रही हैं जिससे कि हर एक कस्टमर को उसके को अलग से विज्ञापन मिल सके। ऐसा नहीं कि एक विज्ञापन वो सभी कस्टमर्स को भेज रहे हैं, आपके लिए कुछ नया आएगा, किसी और के लिए कुछ दूसरा ऐड आएगा। जोमेटो, आप देख रहे हैं जोमेटो, आजकल खाने मंगाना हो तो आप जोमेटो पे का ऐप है, उस पर आप कह दीजिए कि हमारे घर ही खाना भेज दीजिए, वो थोड़ी देर में उनका आदमी खाना लेकर आ जाएगा। तो जोमेटो जो है को ही ले सकते हैं आप। जैसे ब्रांड की मजाकिया मीम संचालित सोशल मीडिया रणनीति ने इसे मिलेनियस और जनरेशन जेड के बीच पसंदीदा बना दिया है। जनरेशन जेड हम कहते हैं जो आजकल का युग है, जो आजकल के हमारे नौजवान हैं, वो जनरेशन जेड कहे जाते हैं। तो ट्विटर पे कहीं भी आप जोमेटो देखेंगे, वो अपने विज्ञापन कर रहा होता है। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें लक्षित करने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और बड़े डेटा जैसे डिजिटल चैनलों का लाभ उठाना कंपनियों ने शुरू कर दिया है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग है कि मार्केटिंग अब खाली टीवी पे विज्ञापन और अखबारों में विज्ञापन से काम नहीं चल रहा। सोशल मीडिया पे, क्योंकि सबके अकाउंट होते हैं सोशल मीडिया पर, तो उसमें विज्ञापन बार बार आते रहते हैं। अलग अलग कंपनी के विज्ञापन आएंगे आपके पास। एक बार आपने कोई विज्ञापन खोल लिया तो उससे रिलेटेड विज्ञापन आपके पास बार बार आते रहेंगे। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग है। आपके मोबाइल में विज्ञापन आ रहे हैं, कंप्यूटर में आप देख रहे हैं तो विज्ञापन आ रहे हैं। कोई आप वेबसाइट खोल लीजिए, रेडिफ मेल खोल लीजिए, यू या yahoo.com खोल लीजिए, साथ में विज्ञापन साथ में चलते रहते हैं। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग का युग है कि जैसे समय के साथ साथ ये बदलाव होते रहे। सिंपल ट्रेडिंग होती थी, पहले सेलिंग होती थी, फिर मार्केटिंग आया, सोसाइटी को ध्यान में रखा, अब आजकल डिजिटल मार्केटिंग का युग है। और इससे फायदा भी होता ही है भाई, कस्टमर्स को नई नई जानकारी मिलती है। भाई हमें भी, जैसे कंपनियों को जरूरत है सामान बेचने के लिए, हमें भी जरूरत है कि हमें सामान खरीदना है। तो सामान के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी? तो क्योंकि हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो कंपनी भी सोशल मीडिया का यूज कर रही है। और तो हमें भी फायदा हो रहा है, कंपनी को तो फायदा हो रहा है कि भाई उनको उनके प्रोडक्ट के बारे में ग्राहकों को जानकारी हो रही है। और ग्राहकों को भी जानकारी हो रही है नए नए प्रोडक्ट्स, तो हमें नए नए प्रोडक्ट्स को यूज करने का भी फायदा मिल रहा है। हमें भी एक्सपीरियंस हो रहा है कि भाई नए नए प्रोडक्ट्स किस किस तरह के हैं। चाहे आप परफ्यूम्स की बात कर लें, खाने पीने की चीज़ की बात कर लें, क्लोथ्स कपड़ों की बात कर लें, नए नए यूनिफॉर्म, नई नई ड्रेसेस आ रही हैं आजकल, है नहीं, नए नए फोन्स, नए नए मोबाइल्स, आपके नई नई घड़ियां आ रही हैं, बहुत वैरायटी है हर चीज़ों की। एक कंपनी, एक प्रोडक्ट कम से कम 10-10 20-20 कंपनियां बना रही हैं, और उससे ज़्यादा बना रही हैं। नई नई बाइक्स, नई नई कार्स आ रही हैं। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग का ही एक फायदा है कि कंपनी को भी फायदा हो रहा है और ग्राहकों को भी फायदा हो रहा है। तो अब देखिए, हमने समझ लिए हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट समझा, मार्केटिंग एरा समझा, मार्केटिंग के क्या क्या युग रहे। तो इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या रहा, प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या रहा, सेलिंग कंसेप्ट में क्या रहा। समझ रहे नहीं आप? तो इन सब चीजों को कंसेप्ट को आप आराम से समझ लीजिए। जब आप आराम से इनको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार आप इस वीडियो को देखिए, कोई भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि मैं, कोई आपको सवाल होगा, कोई परेशानी होगी, तो मैं वहां पर आपको इसको हल कर दूंगा। तो आप समझ गए होंगे, 5 कंसेप्ट हमने समझ लिए हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट आया, सेलिंग कंसेप्ट आया, बिक्री का युग आया, मार्केटिंग विपणन का युग आया, और सोसाइटल कंसेप्ट आया। सोसाइटी का, ये बहुत जरूरी है, सोसाइटी के बारे में जानकारी। सोसाइटी को क्या चाहिए और सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो, इस बात का भी विशेष तौर पर कंपनियां अब ध्यान रख रही हैं। कुछ कंपनियां हैं जो गलत काम कर रही होंगी, लेकिन अब ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग की बात हो रही है आजकल। एक जिम्मेदार विपणन तकनीक यूज करने की बात हो रही है कि हम समय के साथ चेंजेस लाएं। और ग्राहक आजकल बहुत समझदार हो गया है,
और जब उसे लगता है कि ये कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, या ये प्रोडक्ट गलत है, या ये केमिकल्स वाले प्रोडक्ट है जिससे सेहत को नुकसान हो सकता है, तो कस्टमर अब आजकल उन चीज़ों को नहीं खरीदता है। तो कंपनी भी इस बात को समझ रही है, तो वो भी ऐसे प्रोडक्ट ला रही हैं जिससे कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो मैं उम्मीद है कि अब आप चीज़ों को समझ गए होंगे, कंसेप्ट को समझ गए होंगे। बार बार आप पढ़ें, कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।